ये रेसलमेनिया के होने के बाद से दिमाग में नहीं चल रहा था कि यार जिमी और जे उसो इनका मैच इतना तगड़ा होना चाहिए था, फिर मैच इतना तगड़ा क्यों नहीं हुआ। तो जे उसो ने इसके ऊपर कुछ कमेंट किया। वो ये कहते हैं कि सबसे पहले तो हमको जितना टाइम मिलना चाहिए था इस मैच में वो मिला नहीं, मतलब उनका टाइम थोड़ा सा कट कर दिया गया था यहाँ पे। और साथ में ये भी पता चला कि इस मैच के बाद से जिमी उसो इंजरी से भी डील कर रहे हैं, तो अभी वो कुछ टाइम के लिए वैसे भी मतलब ऐसे डब्ल्यूडब्ल्यू की जो स्टोरी लाइन है उसमें वर्क नहीं करने वाला। हो सकता है दिख जाए, लेकिन ऐसा फिजिकली शायद उनको प्रोटेक्ट किया जाएगा हर वे में। तो जिमी और जे के मैच से स्टिल जे उसो तो कह रहे हैं कि ठीक है मैं सेटिस्फाइड हूं क्योंकि हमें एक सिंगल्स मैच करने को मिला रेसलमेनिया में। बट एक बड़ा रीजन था कि उनका टाइम बिगाड़ दिया गया। मुझे पता है इनका मैच देख के ऐसा लगा जैसे जबरदस्ती का किसी ने प्रेशर डाला इनके ऊपर कि भाई मैच बेकार देना, वरना शो पे जो बाकी मैच है वो थोड़े से फीके ना दिखने लग जाए। ओके, हेलो चैटर्स, माय नेम इज रोहित एंड यू आर वाचिंग रेसल चैटर। वेलकम है गाइस आपका वॉइस ऑफ रेसलिंग के एक और नए एपिसोड में। पहले ही बताया था आज इस वीडियो में बहुत सारी मस्त मस्त चीजें और उसके ऊपर रिएक्ट करने के लिए, तो भाई वीडियो को लाइक जरूर कर देना यार, और देखो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो। ऐसे मस्ती मजे हम रोज ही करते हैं। और सबसे पहले स्टार्ट करते हैं रोमन रेंज से। तो रोमन रेंज की नई फोटो आई है जो कि उनको पब्लिक में स्पॉट किया गया। आप यहाँ पे देख सकते हो ये रोमन रेंज हैं और ये शायद कुछ खरीदारी कर रहे हैं, पता नहीं क्या कर रहे हैं, कुछ नहीं पता। सनग्लास लगाया हुआ है, कैप पहनी हुई और साथ में वो जो बैग है उसको भी उन्होंने कैरी किया हुआ है। कुछ है नहीं बहुत यहाँ पे खास बोलने के लिए, बट ये जगह थोड़ी ऐसा किसी थीम बेस्ड लग रही है मुझे। पीछे बाजार लिखा हुआ है, पता ही आपको मार्केट को, मतलब बाजार वर्ड पहले तो मुझे लगा रहा है बाजार, लेकिन फिर आपको पता है बहुत जनरल वर्ड है जिसको इंग्लिश में यूज़ किया जाता है। तो रोमन रेंज ऐसा लग रहा है अभी तो ठीक है, चलो मस्ती वस्ती मार रहे हैं। और अच्छा क्या लगा देख के उसके ऊपर थोड़ी देर में आएंगे, क्योंकि बहुत पॉजिटिव चीज़ है रोमन रेंज के बारे में। और नेक्स्ट पहले बात करते हैं ड्राफ्ट के रूल्स के बारे में। ऑफिशियली डब्ल्यूडब्ल्यू ने बता दिया, एक एक करके नजर मारे तो स्मैकडाउन में होंगे 4 राउंड और 6 राउंड होंगे रॉ में, ऑब्वियसली क्योंकि रॉ जो है 3 घंटे का शो होता है। चैंपियंस जो है प्रोटेक्टेड रहेंगे, ये तो कुछ अलग ही सुन लिया भाई, मतलब कि जो चैंपियंस जहां पर भी अभी जिस भी तरीके से हैं वो वैसे ही रहने वाले हैं। रॉ का बंदा रॉ का चैंपियन रॉ में, स्मैकडाउन का चैंपियन स्मैकडाउन में। विमेंस टैग टीम चैंपियनशिप एलिजिबल है और इसके पीछे एक्सप्लेनेशन भी सिंपल सही है, क्योंकि वो टाइटल को डब्ल्यूडब्ल्यू ने जब से लाए वो ऐसे ही किया है कि वो कहीं पे भी जा सकता है। स्मैकडाउन पहले पिक करेगा फ्राइडे को और मंडे को रॉ पिक करेगा, और जो रोस्टर है वो लॉक हो जाएगा 6 मई के बाद जो है डब्ल्यूडब्ल्यू के पास रॉ का अलग रोस्टर होगा और स्मैकडाउन का अलग रोस्टर होगा। और अब आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज बताता हूं जो कि है डब्ल्यूडब्ल्यू के ड्राफ्ट का पूल। यहां पे फ्राइडे का और मंडे का पूल देख सकते हो, एंड फ्राइडे के पूल में आपको एक सुपरस्टार दिखेगा सबसे पहले ही नीचे, और वो है ट्राइबल चीफ रोमन रेंज। तो उनको डब्ल्यूडब्ल्यू ने ड्राफ्ट का पार्ट बनाया है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये, मतलब डब्ल्यूडब्ल्यू सिंपली ये भी कर सकती थी कि वो रोमन रेंज को ड्राफ्ट के पूल में डालते ही नहीं, लेकिन उन्होंने ऐसा करके बाद बता दिया कि ऐसा नहीं होने वाला कि रोमन रेंज बहुत टाइम के लिए डब्ल्यूडब्ल्यू की टाइमलाइन से गायब हैं। वो ड्राफ्ट का पार्ट है, तो इसीलिए है क्योंकि डब्ल्यूडब्ल्यू उनको हो सकता है नियर फ्यूचर में कहीं पर यूज करना चाहती हो। तो अब एक्सपेक्ट भी कर सकते हो भाई रोमन रेंज, पता ये रिटर्न का कहीं पे भी डब्ल्यूडब्ल्यू लेके आ जाए। मैं सही में इतना ये भी नहीं चाह रहा कि बहुत जल्दी हो जाए, वो आराम से डब्ल्यूडब्ल्यू टाइम लेके उसको कर सकती है। और बाकी जो पूरा ड्राफ्ट का पूल है वो आप देख सकते हो। अब ऐसा लग रहा है ड्राफ्ट को देखे कि हाँ भाई चलो अब इसके अराउंड जो है थोड़ी बहुत हाइप बन रही है, क्योंकि इससे पहले तो कुछ भी ऐसा फील नहीं हो रहा था। शेल्टन बेंजामिन ने एक पिक्चर पोस्ट की अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पे, और भाई यहाँ पे तो काफी बल कर लिया उन्होंने। और आपको पता ही है कि जेनेटिक्स काफी अच्छे हैं उनको शुरुआत से ही, तो अभी पता नहीं डब्ल्यूडब्ल्यू का यूज अब करने में इंटरेस्टेड तो है नहीं। देखो शेल्टन बेंजामिन के बारे में बहुत ही, अबे बोलते बोलते याद आया, शेल्टन बेंजामिन तो रिलीज भी हो चुके हैं कंपनी से, तो मैं क्या ही बात कर रहा हूँ इसके बारे में। और डब्ल्यूडब्ल्यू ने निकाल ही दिया उनको, तो अब फिर क्या ही बोले इसके बारे में। और इंडी सीन में वो ऐसे करते हैं, लेकिन कुछ बहुत ऐसा खास भी नहीं है कि जो बहुत ज्यादा टॉप स्टोरीज में बने रहे। गुंथर और इंपीरियम की बात करते हैं तो भाई गुंथर और लुडविग काइजर को डब्ल्यूडब्ल्यू साथ में ही चलाने वाली है। इंपीरियम का अलग होने का मतलब हमने हमेशा ये समझा था कि गुंथर जो अलग चले जाएंगे, उसके बाद लुडविग काइजर और विंची अलग चलेंगे, लेकिन गुंथर और लुडविग काइजर साथ में होंगे। और यहाँ पे ट्वीट करके भी उन्होंने लिखा गुंथर ने कि जो वीक लिंक है हमने उसको भगा दिया है। तो अब देखते हैं दोनों साथ में कैसे काम करते हैं। और उससे ज्यादा मैं विंची के लिए एक्साइटेड हूं कि अब वो सिंगल्स रन में कैसे करेंगे, क्योंकि उनके लिए बहुत मुश्किल होने वाला है ये सिचुएशन। अब बिल्कुल करो या मरो वाली है विंची के लिए, क्योंकि अब तो उन्हें कुछ करना ही पड़ेगा। लेट्स सी स्टोरी लाइन में स्पेशली इंपीरियम के साथ अगर वो चल रही है आगे गुंथर की इंपीरियम, तो उसको डब्ल्यूडब्ल्यू कैसे आगे प्रोग्रेस करती है। शेमस ने मैकिंटायर के मजे लेते हुए सोशल मीडिया पर वही काम किया जो ड्रू मैकिंटायर हर दूसरे सुपरस्टार के साथ कर रहे हैं। यहाँ पे आप देखो कैप्शन में लिखा है 60% ऑफ द टाइम ही फेल्स एवरी टाइम। सीएम पंक की फोटो है यहाँ पर वही ग्रेवयार्ड वाली, और शेमस है यहाँ पे और लिखा है ड्रू SEX पैंथर मैकिंटायर। अगर आपने SEX पैंथर देखा है तो आपको और अच्छे से शायद पता होगा
होगा ये इसके पीछे का वो जो रेफरेंस है वो किस तरीके से देना चाह रहे हैं। बट अब शायद ये सबको समझ में आ गया कि सोशल मीडिया पे थोड़ा सा एक्टिव रहो और चीज़ें बोलो, और उसकी वजह से जो अटेंशन है, स्पेशली वो जो बिल्कुल वो वाली फॉलोइंग है हार्ड कोर वाली WWE की, उसकी तरफ से अच्छी मिल जाती है। और अगर वो वाला एक बार फैन बेस ग्रैब कर लिया तो फिर क्या होता है, वी वांट कोडी होता है, और वी वांट कोडी होने के बाद फिर बंदों को बड़े बड़े रेसलमेनिया के मैच भी मिल जाते हैं। क्लैश एट द कैसल के बारे में बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग बात है, बट मैं तो इसको एज एक बड़ी स्माइल के साथ ही बोल रहा हूँ, क्योंकि हमारे लिए किसी भी तरीके से डिसअपॉइंटमेंट नहीं है। क्लैश एट द कैसल आपको पता है ग्लासगो में होने वाला है, और जो टिकट WWE ने रखी है भाई वो 175 यूरो है मिनिमम, और कहां तक जा रही है ऊपर, ये लगभग 3000 यूरोस तक जा रही है। तो वहां के लोग बड़े डिसअपॉइंटेड है यार, कैसे तुम टिकट रख रहे हो, थोड़ा मतलब वहां पे जाके मैंने देखा यूके में बहुत ज्यादा WWE प्राइस को हाई करती है, क्योंकि उनको पता है कि वहां की ऑडियंस को हम ज्यादा तो दिखाते नहीं है, और वो बंदे पैसे भी खर्च कर लेते हैं, तो जितना ज्यादा हो उतना ज्यादा उनको लूटा जा सके। WWE फायदा उठा रही है इस चीज का, कॉम्बोज में टिकट बेच रही है। और क्लैश एट द कैसल का जो सेटअप है, जो स्टेज है, मतलब जो भी ऐसा वहां पे जो स्ट्रक्चर होगा वो कैसा होगा, आप यहाँ पे देखो इस फोटो में बीच में रिंग है और ऐसे टेढ़ी सी एंट्रेंस है, और ये टेढ़ी सी एंट्रेंस की तो अब हमको आदत ही हो गई है। पता नहीं बहुत सारे लोगों को अच्छी भी लगती है, बहुत सारे लोगों को बेकार भी लगती है। आपको कैसी लगती है? मुझे तो ऐसा थोड़ा रॉ वाली वाइब, रॉ मतलब मंडे नाइट रॉ वाली वाइब नहीं, एकदम रॉ बिल्कुल, हाँ कुछ नेचुरल सा है वैसी वाइब आती है। जैसे रॉयल रंबल भी हुई थी अभी एक टाइम, उस पर कैसे उन्होंने एंट्री करी थी। इवन अभी जो रिसेंटली शोज भी गए थे WWE के जो सोल्ड आउट हो रहे थे, तो उन्होंने स्क्रीन वगैरह हटा दी थी। मेरे को तो सही लगता है। आपको कैसा लगता है? लोगों को वैसे पसंद नहीं आता एक बड़े शो के हिसाब से ये। क्या WWE ड्रू मैकिंटायर का ब्रोकन ड्रीम्स फाइनली टीज कर रही है, और क्या फाइनली ये बजेगा? क्लैश एट द कैसल में तो वो बस इंट्रो के तौर पे WWE ने इससे पहले दिखा दिया था ड्रू मैकिंटायर के, लेकिन अब उन्होंने फेसबुक पे इसको पोस्ट किया है, जो कि लिरिक्स हैं इस गाने के, आउट ऑफ टाइम सो से गुड बाय, व्हाट इज योर्स नाउ इज माइन। तो ये शायद ड्रू मैकिंटायर के लिए ही टीज है, और ये फोटो भी ड्रू मैकिंटायर की पुरानी वाली ही है। बहुत टीजेस हो गए, और ड्रू ने ये भी बोला था कि ये तो हंटर के ऊपर डिपेंड करता है वो क्या करने वाले हैं इसके साथ। तो शायद इस बार लग रहा है क्लैश एट द कैसल में जो है ड्रू मैकिंटायर को उनका ही पुराना वाला थीम सॉन्ग मिल जाएगा, जिसका फैंस वेट कर रहे हैं। आज AEW डायनामाइट में भाई कुछ ऐसा हुआ है जो कि मैं आपको सिर्फ एक आध फोटो ही दिखाऊंगा, लेकिन इतना ज्यादा फनी हो गया, इतना ज्यादा फनी हो गया, किसी ने सोची नहीं, और उसके साथ साथ AEW का बहुत ज्यादा मजाक भी बन रहा है। तो आज टोनी खान की सुताई हो गई है, ऑब्वियसली ये स्टोरी लाइन के अंदर ही है। तो जो जैक पेरी है उन्होंने अटैक कर दिया एलीट के साथ मिलकर, यंग बक्स भी यहाँ पे हैं थे, और जो मजाक बन रहा है वो इसलिए कि बस जैक पेरी ने जरा सा माइक्रोफोन मारा, माइक मारा पेट में, और टोनी खान ऐसे गिरे कि भाई अरे जैसे कि अंदर कुछ बचा ही नहीं, उसके पता नहीं नॉकआउट ही हो गया। और फिर उसके बाद अच्छी तरीके से बजाया, और टोनी खान के पिताजी भी आ गए, जो कि इस एंगल को और सीरियस बनाता है कि कैसे उनके बेटे को मार देगा शाहिद खान, जिनके पैसे पे ये पूरी AEW कंपनी इन्वेस्ट हुई है। लोगों ने ये मजाक करना शुरू कर दिया उनका कि भाई शाहिद खान ये थोड़ी देखने आया कि टोनी खान मेरा बेटा पिट गया, वो ये बात करने आया कि भाई इसे और बजाओ और मारो इसे, ताकि ये जो है जिसने मेरा नुकसान किया हुआ है इतना तो और असली मालिक आ गया है AEW का, ऐसे करके लोग मजाक उड़ा रहे हैं। यार ये बड़ा अजीब एंगल लगा। देखो यहाँ पे अगर मैं ऑनेस्टली बोलूँ तो टोनी खान जैसे पिटे वो देख के बिल्कुल फोर्स्ड एंगल लगा वो मुझे, तो मजाक इसका बन गया। अब किसी भी तरीके से AEW के बारे में बात हो रही है, लेकिन ये तरीके से तो नहीं होनी चाहिए थी। आपने अगर ये सेगमेंट देखा तो बताना आपको कैसा लगा है। लेकिन AEW के लिए मुश्किल इतनी नहीं है, मुश्किल ये भी है कि AEW हायर कर रही है क्राउड फिलर्स, यानी कि उनकी जो शोज की टिकट्स हैं, जो सीट्स हैं वो बिक नहीं रही, तो वो जो है लोगों को ही हायर कर रहे हैं कि भाई आके यहाँ बैठ जाओ। और ये जो गलत हरकत है ये AEW नहीं, ये WWE पहले करती थी। मुझे याद है 2017, 18, 19 के टाइम में मैंने बहुत ऐसी वीडियोज में बताया कि भाई रॉ का ये वाला एरिया खाली था, तो खुद से ही बंदे जो है WWE ने अपने बैठा दिए, और कभी कभी तो आगे बैठा देते थे वो कि भाई लगे हाँ भैया वो ज्यादा जोश में आए। ऐसा भी हुआ है WWE के साथ भी। तो AEW के भी दिन अभी अच्छे नहीं चल रहे, तो ये उनके साथ भी चल रहा है। खैर WWE उस टाइम से तो बहुत आगे आ चुकी है, मतलब अब तो टिकट्स खरीदने के लिए मारा मारी हो रही है। कहाँ एक टाइम पर ऐसे फिलर्स लाती थी WWE। रेसलमेनिया 40 नाइट 2 मेन इवेंट मैच, शील्ड का म्यूजिक प्ले होता है, और हम सारे लोगों को लगा कि भाई शायद जॉन मॉक्सली निकल के आ रहा है, लेकिन जॉन मॉक्सली वो निकल के आए नहीं। और फाइनली इसके ऊपर कॉमेंट किया जॉन मॉक्सली ने SI के साथ बात करते हुए, उनसे पूछा कि जो शील्ड का थीम हिट हुआ था रेसलमेनिया में, तो डीन एम्ब्रोस जॉन मॉक्सली बताते कि भाई मैं तो जापान में था, मैं तो सोया हुआ था, और जब मैं उठता हूं तो मुझे हर कोई मैसेज कर रहा था कि ओ हमने सोचा कि तुम आ रहे हो, लेकिन मैं कह रहा था कहां किधर की बात हो रही है, मैं किधर आ रहा हूं। लेकिन जॉन मॉक्सली कहता भाई मैं तो सोया हुआ था। अच्छा है कि लोगों ने ऐसा सोचा, बट मैं तो उस टाइम पे सोया हुआ था। ये उन्होंने शील्ड के म्यूजिक बजने पर और डीन एम्ब्रोस के उस रिटर्न के बारे में बोला जो लोगों के दिमाग में चढ़ गया था, बट एक्चुअल में वो सेथ रॉलिंस थे। तो डीन एम्ब्रोस ने बड़े, अगर आप वर्ड्स का सिलेक्शन या सेंटेंस का सिलेक्शन भी देखोगे तो ऐसा है कि
डीन कह रहे हैं अरे मैं तो सोया था, इसका मतलब ना वो रेसलमेनिया देख रहे थे, ना उनको इस चीज ज्यादा फर्क पड़ता कि WWE में इस समय चल क्या रहा है। तो और ऑलरेडी मैंने डीन एम्ब्रोस के WWE रिटर्न के बारे में बहुत अच्छे से अलग अलग वीडियोस में बात की हुई है, सर्च भी कर लेना डीन एम्ब्रोस WWE रिटर्न, पीछे रसल चल रहा है, आपको और क्लैरिटी मिल जाएगी। बट डीन एम्ब्रोस की बातें सुनना हमेशा इंटरेस्टिंग होता है। एंड अगर आपको कहीं से भी ये नेगेटिव और डिसअपॉइंटिंग लग रही है तो आपको शायद पिछली और जो रसल चैटर वीडियोस हैं डीन एम्ब्रोस के रिटर्न से जुड़ी वो जाके देखने की जरूरत है। जे उसो शायद यहाँ पे ये बता रहे हैं कि भाई मैं तो रोमन रेंस के साथ ही हूँ, वही है मेरा ट्राइबल चीफ, बताने की कोशिश कर रहे हैं, बता रहे हैं कि मेरा ट्राइबल चीफ रोमन रेंस है। वो पूरी ब्लड लाइन वाली सिचुएशन के बारे में बात करते हैं कि मेरे लिए तो हमेशा ही रोमन रेंस ट्राइबल चीफ रहेगा, वही हेड ऑफ द टेबल वाला बंदा है। और मैं बड़ा खुश हूं कि वो जो फैमिली की भसड़बाजी है वो मुझे नहीं देखनी पड़ रही, क्योंकि मैं मंडे नाइट रॉ में हूं। मैं चाह रहा हूं कि भाई वो ड्रामा जहां चल रहा है जैसे चल रहा है वैसे ही चलता रहे। और सोलो सिकोवा के बारे में बोलते हैं कि भाई कितना बेकार बंदा हो गया, वो स्नेक यानी कि सांप बोलते हैं उन लोगों को जो अभी ये ब्लड लाइन अपनी चला रहे हैं ऐसे करके, और रोमन रेंस के अगेंस्ट ही सब कुछ हो रहा है, जो कि अभी दिख तो नहीं रहा, लेकिन जो रोमन रेंस जब आएंगे तो स्टोरी लाइन में होगा। यहाँ से चीज क्लियर कर दी उन्होंने कि वो रोमन रेंस को आगे जाके ज्वाइन ही करने वाले हैं, और क्योंकि जे उसो बेबी फेस भी हैं तो उनके लिए सारी चीजें कह पाना वैसे भी और आसान हो रहा है। तो अब तो भाई बस ऐसा लग रहा है रोमन रेंस तुम आओ, जे उसो तुम्हें ज्वाइन कर लेंगे और बस फिर ठीक है, तुम्हारी अपनी जो बेबी फेस वाली ब्लड लाइन है वो भी बन जाएगी। आज की नेक्स्ट फाइनल स्टोरी है जेकब फार्टू के बारे में, और कुछ बहुत अलग ही मैं आपको बता रहा हूं। पीडब्ल्यू इंसाइडर अब इसके बारे में ये रिपोर्ट कर रहा है कि WWE अब जेकब फार्टू के रिटर्न को रश नहीं कर रही, और शायद जो नेक्स्ट वीक का प्लान था अब वो कार्ड्स में नहीं है। यानी कि अभी जेकब फार्टू, इवन ये भी हो सकता है कि मेन रोस्टर में डायरेक्ट एंट्री में ना मारे, उनको शायद WWE NXT के थ्रू लेके जा सकती है। मुझे नहीं पता, देखो इसमें से क्या सही है क्या गलत है, अब जब जेकब फार्टू आएंगे तभी देख लेंगे। बट मुझे लगता नहीं उनको वहां पे डालने का कोई फायदा है भाई, वो ऑलरेडी बहुत कुछ काम कर चुके हैं। लेकिन करंटली अभी कुछ यही बात आई है। ये वीडियो गाइस अगर आपको अच्छी लगी यार देखो तो लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर दो ऐसी और वीडियोस के लिए, और तब तक फिर लेते रहो जिंदगी के मजे।